नमस्कार दोस्तों, आज आपके लिए हम लेके आए हैं रिवोल्ट RV400 का फुल रिव्यू। एक्चुअली मैं वेट ही कर रहा था इस बाइक का रिव्यू आप लोगों के लिए लेके आने के लिए। तो ये बाइक ना 30,000 किलोमीटर अभी कल या परसों ही चली है। तो वैसे मैंने इसको अगस्त 2021 में परचेज़ किया था। पीछे ही मेरे बाइक खड़ी हुई है, आप देख पा रहे हैं। तो इसी बाइक का फुल रिव्यू आपके लिए हम लेके आए हैं और पूरा 1 साल या 2 या 3 महीने का यूज़र एक्सपीरियंस। बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी रही हैं इस बाइक के बारे में, बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी रही हैं जो मेंशन करना बहुत ज़रूरी रहेगा इस वीडियो में, क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि बहुत कुछ अच्छा ही अच्छा रहा है, काफ़ी कुछ बुरा भी रहा है इस वीडियो में। तो हम इस वीडियो में सारा कुछ इसी बारे में बात करने वाले हैं। थोड़ी सी वीडियो लंबी रहेगी, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। आपके रिवोल्ट को लेके जो भी क्वेश्चंस होंगे, सेल्स को, सर्विस को लेके, वो मैं कोशिश करूँगा इस वीडियो में सारे आंसर करने के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं रिवोल्ट RV400। ये बाइक मेरे पास अगस्त 2021 से है। मैंने इसको दिल्ली से परचेज़ किया था। अब इस बाइक के प्राइस और सब्सिडी के बारे में मैं वीडियो के लास्ट में डिटेल दे दूंगा कि कितना सब्सिडी मिला और क्या प्राइस उस टाइम पे था। ये RV400 वेरिएंट है। वैसे रिवोल्ट ने 2 मॉडल लॉन्च किए थे, RV300 और RV400। RV400 ही कंटिन्यू है, अभी 300 को डिसकंटिन्यू कर दिया गया था, पता नहीं किन रीज़नों की वजह से। और वैसे भी यही मॉडल सेल भी होता है ज़्यादा, तो शायद एक रीज़न रहा होगा RV300 को बंद करने का। अभी इस बाइक में 3 कलर आते हैं। जब मैंने परचेज़ करी थी उस टाइम 2 ही कलर आते थे। जो आपके सामने खड़ा है ये इसका हीरो कलर है, मतलब लॉन्चिंग कलर, ब्लैक और रेड के साथ। एक फुली ब्लैक आता है, वो भी काफ़ी डिसेंट लगता है। और मेरे बाइक लेने के कुछ 6 महीने बाद वाइट कलर भी लॉन्च हो गया था। तो सबसे पहले बाइक की शुरुआत करते हैं हम हेडलाइट से। इस बाइक में LED प्रोजेक्टर हेडलाइट्स आते हैं। नंबर प्लेट शो हो रही है, उससे कोई इशू नहीं है, क्योंकि मेरी अपनी पर्सनल बाइक है, तो ऐसा कोई इशू नहीं है। तो बाइक में ना LED प्रोजेक्टर हेडलाइट्स आते हैं। ये वाला जो लैंप है और बेस्ट इन सेगमेंट है। और इसका जो थ्रो है लाइट का, विजिबिलिटी जो रोड पे ये प्रेजेंट करता है वो बहुत अच्छी है। नीचे की साइड में ये हाई बीम वाला पोर्शन दिया हुआ है। ये तभी जलता है जब हाई बीम ऑन करते हैं, और ये बाय डिफ़ॉल्ट जलता ही रहता है। और ये DRLs ये भी जलते रहते हैं। अब इनका थ्रो कैसा आता है वो वैसे इंट्रो वीडियो में भी आपने देख लिया होगा, मैं फिर भी आपको दिखा देता हूँ। ये इसकी की है, मैंने स्टार्ट करी तो देखिए अब ये इसका ना बाय डिफ़ॉल्ट जलेगा। मतलब ये पोर्शन रिवोल्ट का लोगो भी लाइट अप होता है। और ये हाई बीम, ये प्रोजेक्टर लाइट है। मैं अगर कैमरे को सामने रखूँ तो शायद आप कुछ देख भी नहीं पाएंगे। तो काफ़ी अच्छा थ्रो है इस लाइट का। मैं बंद कर देता हूँ बाइक को अभी के लिए। शेप भी हेडलाइट का ना काफ़ी यूनिक सा है। थोड़ा सा अगर आप रिजेंबल करेंगे इसको तो कह सकते हैं थोड़ा सा KTM से मिलता है, बट देखो किसी और मॉडल का नाम नहीं लेना चाहिए, इसका एक इंडिविजुअल लुक है। वैसे ये बाइक जो है एक सुपर सोको कंपनी है चाइना में, उसी से काफ़ी मिलती जुलती है, मैं कहूँगा उसी की कॉपी भी है। इसकी प्लास्टिक क्वालिटी बहुत अच्छी है। जैसे इसके प्लास्टिक पार्ट्स काफ़ी सारे यूज़ किए गए हैं। ये प्लास्टिक का मड गार्ड है, ये साइड फ्लैप्स आप प्लास्टिक के हैं, इन पे हम आने वाले अभी बाद में। टायर जो मुझे मिले थे इसमें वो मिले हैं 90/80/17, मतलब 90/18 और 17 इंच का टायर इसमें मिला है। ट्यूबलेस टायर है। अभी जो भी पार्ट है ना मैं बता दूंगा कि क्या क्या चेंज हुआ है। तो टायर अभी ना बाइक के साथ वाले ही हैं, दोनों ही आगे और पीछे दोनों ही अभी बाइक के साथ जो मिले थे वही टायर हैं, अभी चेंज नहीं कराए हैं। ये स्पोक्स आप देख रहे हैं, काफ़ी डिसेंट सा लुक आता है इन अलॉयज़ का।
फिर आगे अगर हम चलते हैं साइड प्रोफाइल की तरफ, तो यहाँ पे रिवोल्ट की 3D में बैजिंग दी हुई है साइड काउल्स पर। इनकी भी प्लास्टिक क्वालिटी डिसेंट है। टचवुड मेरी बाइक अब तक ना कहीं गिरी नहीं है, तो मैं ये नहीं कह सकता कि गिरने के बाद सर्वाइव कर पाएंगे प्लास्टिक पार्ट या नहीं, क्योंकि बाइक में लेग गार्ड नहीं आता है। तो प्रोटेक्शन अगर गिरने के बाद कैसी रहेगी वो तो कुछ कह नहीं सकते। बाकी हाँ, बाइक चलाने में बहुत अच्छी है। इसमें बेल्ट ड्राइव सिस्टम आता है। अब इसके बारे में भी हम पर्टिकुलर बात करने वाले हैं, इसके नेगेटिव पॉइंट और पॉजिटिव पॉइंट्स पर जब आएंगे कि बेल्ट ड्राइव सिस्टम कैसा रहने वाला है। ये कुछ उसका साइड लुक आता है। ये मडगार्ड आप जो देख रहे हैं ना, ये मैंने खुद डिज़ाइन करके खुद बनाया था। इसकी भी एक पर्टिकुलर वीडियो है हमारे चैनल पे जो आप देख सकते हैं। पहले इसमें सिर्फ यही मडगार्ड आता है पीछे वाला, जो ये वाला, तो पूरा कीचड़ आता था इस साइड से। तो ये मैंने खुद डिज़ाइन करके लगाया था और मुझे लगता है आज तक का ये बेस्ट लगा है मुझे। मैंने बहुत सारे वीडियोज़ देखे हैं, पर इस हद तक सफाई और मतलब लगता है कि जैसे इसी का ही अपना है, तो मैं सेटिस्फाइड हूँ इस चीज़ से। बाकी ये इसका चार्जिंग पोर्ट है, यहाँ से आप बाइक को चार्ज कर सकते हैं। हाउएवर आप बैटरी से डायरेक्ट भी चार्ज कर सकते हैं, बैटरी को निकाल के। इसका शॉकर है, अभी आप देख रहे होंगे ना, शॉकर इसका ब्लैक कलर में है, तो वो ब्लैक कलर में नहीं आता है ओरिजिनली। अब वो क्यों ब्लैक में, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। पीछे टायर साइज़ की बात करते हैं, तो पीछे वाला भी इसका ना सेम टायर है। अब आप बीप सुन रहे हैं क्योंकि ये बाइक लॉक है और मैंने इसके टायर को मूव करने की कोशिश करी है ना, तो देखिए ये टायर को पीछे धकेल रहा है। तो ये है एंटी थेफ्ट सिस्टम, मतलब बाइक को लग रहा है कोई चोरी करने की कोशिश कर रहा है तो लॉक हो जा रहा है व्हील। देखिए मैंने दोबारा घुमाया, ये देखिए, देख रहे हैं आप, ये देखिए। हाउएवर हम टायर साइज़ की बात कर रहे थे, 120/80/70, 120/80-17 इंच का टायर आता है इसमें पीछे। और टायर का लुक ना काफ़ी डिसेंट सा आता है, बड़ा चौड़ा सा टायर है इसमें पीछे, जो बाइक की प्रोफाइल को काफ़ी मैच करता है। तो अच्छा है ये चीज़ भी, ठीक है। तो ये कुछ बाइक का लुक रहने वाला है। वैसे तो बाइक आपने इंटरनेट पे काफ़ी देखी होगी है। अब इसमें क्या क्या पॉजिटिव पॉइंट और क्या क्या नेगेटिव पॉइंट है, उन चीज़ों पे हम आते हैं। एक बार मैं आपको मीटर कंसोल इसका दिखा देता हूँ। ये देखिए, मैं ऑन करता हूँ। हाँ, चाबी का भी मैं थोड़ा सा टूर आपको दे देता हूँ। ये इसकी की रहती है। हाँ, ये अनलॉक बटन है, ये लॉक बटन है, ये स्टार्ट करने के लिए है, और ये पार्किंग बटन है। मतलब इसको आप दबाएंगे तो आपकी बाइक बीप करती है कुछ इस तरह से, तो आपको पता चल जाता है कि आपकी बाइक कहाँ खड़ी हुई है। बट ना कोई लॉजिक नहीं बनता है, क्योंकि इसकी ना रेंज बड़ी कम है, समझ रहे हैं आप। मतलब अगर आपकी बाइक पार्किंग में कहीं खड़ी होगी तो ऐसा तो कुछ होना चाहिए ना कि 30, 40, 50 फुट से आप इसको ऑपरेट कर सकें, बट ये नहीं होता है इतनी दूर से, ठीक है। और ये बाइक को स्टार्ट करने के लिए भी आप डायरेक्ट रिमोट से भी स्टार्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे भी बटन दिया हुआ है ये वाला। अब ये बटन ना ऑफ़ करने के लिए तो काम आ जाता है, बट ऑन पता है कैसे होगा? अगर आप इसको पहले अनलॉक करेंगे फिर ये बटन दबाएंगे तो आपकी बाइक स्टार्ट होती है। बाइक को बंद करने के लिए सिर्फ आप ये बटन प्रेस करेंगे तो बाइक बंद हो जाएगी आपकी। डायरेक्ट अगर आप स्टार्ट करते हैं तो चाबी से भी स्टार्ट हो सकती है, ठीक है। ओके, तो रीडिंग्स पर आते हैं। ये 30,182 किलोमीटर चली हुई है, 91% बैटरी है इसमें। अब यहाँ पे पार्किंग का साइन आता है। जब आपकी बाइक रेडी मोड पे होगी तो ये कुछ रेडी हो जाता है। ये मैं इसको रेडी करता हूँ यहाँ से, तो यहाँ पे रेडी आ जाता है। तो अब आपकी बाइक रेडी टू मूव है। अगर आप एक्सेलेरेट करेंगे तो बाइक मूव होगी आगे की तरफ। क्योंकि बाइक अभी मेरी सेंटर स्टैंड पे खड़ी हुई है तो हम इजीली इसको मूव कर सकते हैं। देखिए इस तरह से कुछ, तो ये कुछ रहने वाला है बाइक का सीन। अब इस बाइक में हम बात करते हैं कि क्या क्या चीज़ें चेंज हुई हैं, क्या क्या चीज़ें अच्छी रही हैं इस बाइक के साथ। तो सबसे पहले ना मैं पॉजिटिव पॉइंट्स बता देता हूँ। देखो, कॉस्ट फ्रेंडली है, आपको पता है इलेक्ट्रिक बाइक है। एक चार्ज में आपको ईजिली ये 130-140 की रेंज दे देती है फर्स्ट मोड पे। अगर आप पेशेंटली ड्राइव करते हैं 40 की स्पीड से तो आपको ईजिली 140 तक मैंने निकाला हुआ है। 140 की मुझे रेंज मिली हुई है, पर बड़ा पेनफुल होता है 40 पे चलाना। और 150 किलोमीटर आप चलाएंगे ना, बड़ा बोर हो जाएंगे। हाँ, नॉर्मल ड्राइव करते हैं आप 55-60 चलाएंगे तो ईजिली 90-100 किलोमीटर चल जाती है उस सेंस में भी, ठीक है। तो पैसे बहुत बचाएगी। जैसे मैंने अभी कितना 1 साल 4 महीने ही तो हुए हैं, तो 30,000 किलोमीटर चला लिए। तो आप
और भी कुछ नहीं ना, 2 रुपये किलोमीटर भी रनिंग कॉस्ट माने आप किसी पेट्रोल व्हीकल की, तो 60,000 रुपये का पेट्रोल और कम से कम 10,000 रुपये की सर्विस, 70,000 रुपये इस बाइक में मैं सेव कर चुका हूँ। पर अब वो सेव ऐसे भी नहीं हुए हैं भाई, पहले दिए हैं 1 लाख रुपये से ज़्यादा दिए भी तो हैं, ठीक है। तो कॉस्ट सेविंग है, क्वालिटी ठीक ठाक है। देखो मार्केट में ना कोई दूसरी इलेक्ट्रिक बाइक है भी नहीं अभी अवेलेबल, और इस सेगमेंट में आई थिंक रिवोल्ट अभी तक तो लीडर है, क्योंकि जिस क्वालिटी के साथ रिवोल्ट ये बाइक दे रहा है इंडियन मार्केट में, अभी मेरे को दूर दूर तक कोई भी बाइक नज़र नहीं आ रही है। हाँ स्कूटर्स में है, ओला है, एथर है, iQube TVS का भी आता है, काफ़ी सारी कंपनी है, बट जहाँ तक बाइक की बात आती है ना, तो एक सिंगल ऑप्शन यही रह जाता है हमारे पास। अभी आने लगी हैं बट वो भी अभी इतना ट्रस्टेड नहीं है। अब इसके शोरूम्स भी मोस्टली सिटीज़ में होने लगे हैं, और जिनमें नहीं है वहाँ भी जल्दी आ जाएंगे। रिवोल्ट की वेबसाइट पे पूरी लिस्ट है इस चीज़ की। तो सेल्स एंड सर्विस ठीक है, और जगह से, अब मैं सर्विस बोला है तो आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आएंगे कि सर्विस अच्छी नहीं है। हाँ वो हम नेगेटिव पॉइंट्स में बात करने वाले हैं, बट मेरा अभी तक मेजर कोई ऐसा इनकाउंटर नहीं हुआ है सर्विस को लेके कि मुझे बहुत ज़्यादा इशू हुआ हो कुछ सर्विस को लेके। तो बात होगी कॉस्ट सेविंग की। दूसरा, इसका जो प्लास्टिक पार्ट्स है ना, उन पे जो पेंट है वो बहुत सही क्वालिटी का है, बड़ा शाइन करता है और अच्छा लगता है। अगर आप इस बाइक को अभी भी देखें तो मैंने सिर्फ नॉर्मल पानी से वॉश किया है इसको, मैंने ना कोई पॉलिश यूज़ करी है ना कोई शैम्पू यूज़ किया है, फिर भी आप देख रहे हैं। और ना ये वीडियो भी हम देखो शाम का टाइम बना रहे हैं, सूरज भी बिल्कुल डूबने वाला है, तो फिर भी अच्छी शाइन है बाइक में। तो प्लास्टिक पार्ट्स हैं भले ही, बट अच्छी पेंट क्वालिटी और अच्छी ही इसमें प्लास्टिक क्वालिटी है, उस चीज़ को लेके कोई भी इशू नहीं है। बाकी टायर्स अच्छे हैं बाइक के, नो डाउट। स्मूथ बहुत है बाइक की राइडिंग सॉरी। आप कितना भी चलाएं आपको शोर शराबा इस तरह से वाइब्रेशन फील नहीं होते हैं, तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है। लाइट्स बड़ी अच्छी हैं बाइक में, हेडलाइट्स जो हैं इसकी और बाकी जितनी भी लाइट्स हैं ना बाइक में सब LED हैं, तो परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी है। अब थोड़ा सा बात करें ना नेगेटिव पॉइंट्स की। पॉजिटिव पॉइंट्स तो ठीक है अपनी जगह, नेगेटिव पॉइंट्स जो बाइक में हैं और जो इंडिविजुअल को फील हो सकते हैं। देखो लेग गार्ड नहीं है, सबसे पहली बात लेग गार्ड होना चाहिए था। जब आपकी पूरी बाइक प्लास्टिक की है, मतलब आउटर शेल जो बाइक का है वो प्लास्टिक है, तो गिरने का डर तो रहता है। ऐसी किस्मत हर बार नहीं रहती कि आपकी बाइक कभी भी ना गिरे। अब मैंने 30,000 किलोमीटर चलाई है तो अच्छी बात है नहीं गिरी, बट गिर सकती थी। तो अगर गिरती है ना तो ये जो प्लास्टिक पार्ट है बड़ी जल्दी टूट भी जाएंगे, क्योंकि इतना वेट थोड़ी झेल पाएंगे। अब बिल्ड क्वालिटी इसकी ठीक है, प्लास्टिक पार्ट हैं, बट लेग गार्ड होना चाहिए था। दूसरी चीज़, बाइक की जो चेन ड्राइव आती है इसमें बेल्ट ड्राइव है भाई, बड़ी ही मैं बोलूँ सबसे गंदी चीज़ मुझे लगी इसमें। ऐसा नहीं है कि क्वालिटी अच्छी नहीं है, क्वालिटी अच्छी है नो डाउट, आप बेल्ट भी देख रहे हैं क्वालिटी अच्छी है। पर ना मैं बताऊं क्या होता है, जैसे आप बारिश में बाइक चलाएंगे, अब ये जो टायर है ना, यहाँ से ये कीचड़ थोड़े थोड़े जो कण होते हैं रोड़ी पत्थर के, वो यहाँ पे डालता है जब बाइक चलेगी, क्योंकि रोड पे पानी भरा होता है, और वो यहाँ से इस पे गिरता है, और जब इस पे गिरता है तो साथ साथ वो पीछे वाली पुली में यहाँ पे आता है। अगर वो छोटे हैं तो कोई इशू नहीं है, थोड़ा भी बड़ा साइज़ होगा ना उसका, मतलब बड़ा मतलब मैं दिखा देता हूँ आपको, कुछ इतना बड़ा भी अगर होगा ना, जैसे ये गिरा आके, ये मान के चलो आप ये टायर से गिरा ऐसे, तो ये आगे जाके दबेगा, यहाँ पे बेल्ट में कट लग जाता है, बड़ा इशू आता है। दूसरा, ये जो पुलीज है ना इसकी, ये फ्रंट पुली और रियर पुली, ये लोहे की नहीं है, मतलब आयरन की नहीं है, ये चीज़ें हैं आपके एल्यूमिनियम की। अब वो क्यों दी गई हैं, क्योंकि इसमें एल्यूमिनियम जो होता है हीट के लिए अच्छा होता है, हीट कम होता है और हल्का होता है वजन में, तो इसलिए एल्यूमिनियम दिया हुआ है, पर घिसता बड़ी जल्दी है, ये इसका नेगेटिव पॉइंट है। ये मेरी पुली चेंज हो चुकी है, फ्रंट वाली 2 बार 30,000 में, पीछे वाली 1 बार चेंज हो गई है। अब 30,000 किलोमीटर तक तो ना कंपनी 1 बार आपको फ्री रिप्लेसमेंट देती है बेल्ट और पुली सेट्स की। अब मैं बताऊं आपको बेल्ट कितनी बार टूटी है मेरी, तो कि देखो मैं रहता हूं गांव साइड में, रोड्स का भी थोड़ा सा इशू रहता है,
तो भाई बेल्ट मेरी काफ़ी बार टूट चुकी है। इनफैक्ट ये जो बेल्ट है ना, ये भी इसकी ओरिजिनल बेल्ट नहीं है। मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देखो, आप देख पा रहे हैं, ये गेट्स कंपनी की बेल्ट है। अपने लोकल में ना डीलर है रोहन बेल्ट करके, तो वहाँ से बेल्ट मिल जाती है ईजिली, 950 रुपये की करीब मिलती है अब। तो बेल्ट अच्छी है, मैं इसको करीबन 4-5 हज़ार किलोमीटर से चला रहा हूँ। अब कोई इशू नहीं है, क्योंकि अब बारिश का मौसम नहीं है ना, अब कोई दिक्कत नहीं आएगी। दूसरे नेगेटिव पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। इसका सिटिंग पोस्चर देखो। ये बाइक का जो सीट है ना, अभी आप देख रहे हैं, आपको डिसेंट लग रहा होगा। ये बाइक की सीट मैंने मॉडिफाइड कराई है, मतलब इसमें कुशनिंग कराई है, शेप दिया है इसको, तब जाके ये थोड़ा सा शेप में आई है। वरना टेल बोन में बहुत ज़्यादा दर्द करती है बाइक, और लंबी दूरी पे चलाना तो इसको बड़ा मुश्किल हो जाता है। बाकी ना बेल्ट को लेके इसमें मुझे डर रहता है हमेशा ही टूटने का। तो देखो मैंने क्या जुगाड़ किया हुआ है। मैंने ना इसके टैंक में ही, मैं दिखा देता हूँ ओपन करके आपको। मैं हमेशा ना एक एक्स्ट्रा बेल्ट कैरी करता हूँ। ये देखो, और बेल्ट रखी हुई है, तो वही मैंने रोहन बेल्ट से लेके रखी हुई है, क्योंकि कहीं भी अगर रास्ते में बेल्ट टूटती है तो ईज़िली आप चेंज कर सकते हैं, इतना कोई इशू नहीं आता उस चीज़ में। दूसरा इसका पेंट क्वालिटी, जो मेटल पे इसकी पेंट क्वालिटी है, बड़ी मैं बोलूँगा घटिया किस्म की है। जो मैंने बताया था ना शुरुआत में आपको कि ये क्यों ब्लैक कलर में है, एक्चुअली वाइट कलर में आया था, सारा पेंट ना पील ऑफ हो गया था। तो मैंने खुद इसको स्प्रे पेंट लेके और पेंट किया है, क्योंकि मुझे यहाँ पे पेंट करना था मडगार्ड को लेके। तो ये भी उखड़ ही चुका था, तो मैंने सारे इस पर भी पेंट कर दिया थोड़ा थोड़ा। तो अभी भी आप देख पा रहे होंगे, क्योंकि अंदर तक तो वो पेंट जाता नहीं है। तो पेंट क्वालिटी बाइक की बड़ी ही घटिया है। पेंट क्वालिटी का एक नमूना तब आपको दिखाता हूँ। जहाँ जहाँ भी मेटल है ना गाड़ी में, जहाँ जहाँ मेटल यूज़ हुआ है, वहाँ वहाँ पेंट क्वालिटी आप देखो। ये देख रहे हो जंग से हालत कैसी हो गई है। इवन अंदर भी देखो। तो मतलब ना, जंग तो बाइक में दुश्मन है एक तरह से, क्योंकि पेंट इतना अच्छा किया है रिवोल्ट वालों ने, वो पेंट तो 2 मिनट में निकल जाता है। बात करते हैं तीसरे नेगेटिव पॉइंट की। बाइक में जो ब्रेकिंग है वो ABS नहीं है, RBS आता है इसमें, रीजनरेटिंग ब्रेकिंग सिस्टम आता है। कुछ ब्रेक थोड़ा सा अप्लाई करेंगे तो बैटरी चार्ज होती है। बट इसकी जो डिस्क है ना, पीछे आप देख रहे हैं, इनके पैड बड़ी जल्दी घिस जाते हैं अगर आप बारिश वगैरह में चलाते हैं तो। पीछे वाला तो खासकर 2-3 बार मैं इसको चेंज करा चुका हूँ, बहुत जल्दी घिसते हैं। मेरे पास और भी बाइक है जिनमें डिस्क ब्रेक आगे और पीछे में है, उनके नहीं घिसते इतनी जल्दी, पर इस बाइक का बड़ी जल्दी घिस जाता है। नेक्स्ट नेगेटिव पॉइंट, इसके इंडिकेटर्स। आप देख रहे हैं, जब आप बाइक यूज़ ही कर रहे हैं तो भाई ऐसा क्यों नहीं होगा कि आप बाइक को घर पे वॉश भी करेंगे, साफ़ भी करेंगे, जैसे एक नॉर्मल बाइक होती है, आप इसको उस तरह से मेंटेन भी करेंगे और यूज़ भी करेंगे। तो देखो मैंने ना इसको धोया है, और देखो देख रहे हैं कितना सारा मॉइस्चर इंडिकेटर्स के अंदर जमा हो गया है, खासकर पीछे वालों में। अब इंडिकेटर्स की बात अगर चले ना, तो आपको एक चीज़ और शेयर करता हूँ। जब मेरी बाइक में ना ये मडगार्ड नहीं था, जब तक मैंने ये नहीं लगाया था, तब तक क्या हुआ था कि यहाँ पे कीचड़ आता था। तो एक बार ना मेरा इंडिकेटर ख़राब हुआ, तो वो खुला नहीं उनसे फिर, क्योंकि कीचड़ की वजह से जंग आ गया था यहाँ पे। तो ओपन नहीं हुआ, तो उनको तोड़ना पड़ा इंडिकेटर, और तोड़ने के साथ उन्होंने बोला कि अब वारंटी ख़त्म हो गई है। हालांकि वो उनसे ही टूटा था, तो वारंटी ख़त्म हो गई, तो मुझे वो कैश में डलवाना पड़ा। 260 रुपये का कुछ एक इंडिकेटर डाला था। अभी भी नहीं, इंडिकेटर्स कुछ अजीब से ही बिहेव कर रहे हैं। मैं आपको चाबी ऑन करके दिखाता हूँ। देखो ये इस स्पीड से चल रहा है। अब या तो इसमें पानी गया है या कुछ हुआ है। ये नॉर्मल स्पीड थोड़ी होती है इंडिकेटर की, ये थोड़ा फास्ट चल रहा है। सेम इस साइड वाला भी चलता है, ये देखिए। वैसे विजिबिलिटी ठीक है, LED लाइट्स हैं तो विजिबिलिटी तो ठीक है, बट स्पीड अभी कुछ सिंक्रोनाइज नहीं है। या तो रिले का कोई इश्यू आ गया है इसमें, क्या है, बट इतना कोई मेजर है नहीं। इंडिकेटर्स मुझे इतना कोई रहता नहीं है यूज़, ठीक है। अब नेक्स्ट नेगेटिव पॉइंट जो बाइक का है वो ये है, इसका थ्रोटल देखिए आप, ये देख रहे हैं कितना इसमें प्लेस आ गया है। मतलब 30,000 किलोमीटर चलने के बाद इसकी ये हालत है। ये हिलने लगा, ऐसे ऐसे भी हिलता है और ऐसे ऐसे भी हिलता है। और सिर्फ हिलता ही नहीं है, ये बाइक जैसे चल रही होती है ना, कभी कभी ये हम छोड़ भी देते हैं तो चलता रहता है कुछ देर तक, कुछ एक नॉर्मल सी स्पीड में ना चलता रहता है, क्योंकि सेंसर बेस्ड है। अब ये लूज़ हो गया है तो इश्यू इसमें आ गया है। अब कंपनी से बात हुई थी इसको चेंज करने के लिए। हालांकि मेरी बाइक जो बात थी, तो मतलब मैंने जब बाइक ली थी, जब 8 साल और 1.5 लाख किलोमीटर की वारंटी कंपनी दे रही थी, जो कि अब 6 साल 1 लाख की हो गई है।
तो उस हिसाब से इसको फ्री में चेंज होना चाहिए क्योंकि कहीं से टूटा नहीं है। अब अंदर से इसमें कुछ इशू हुआ है। अब उनका कहना ये है कि जो अब रिवोल्ट आ रही है वो वाला डलेगा, 1000 रुपये आपको देने होंगे, पेड कराना पड़ेगा आपको। तो ये कुछ नेगेटिव पॉइंट हैं बाइक के। कुछ लोग पूछेंगे मुझे कि जैसे मैं ये बाइक इतने दिन से यूज़ कर रहा हूँ, इतने सारे सफिशिएंट किलोमीटर्स मैंने ड्राइव कर लिए हैं इसमें 30,000 के आसपास, तो बैटरी में क्या कुछ ड्रॉपेज आया है मुझे? नहीं, मुझे बैटरी जैसी नई बैटरी में परफॉर्मेंस मुझे मिलती थी, आज भी मुझे वही परफॉर्मेंस मिल रही है। मतलब आज भी मैं अगर इसको 40 से 45 की स्पीड में चलाता हूँ तो वही 120-130 की रेंज मुझे ईजिली मिल जाती है। तो नो डाउट बैटरी में तो मुझे आज तक कोई भी इशू नहीं आया है, क्योंकि ऐसे बहुत ही कम कस्टमर होंगे जो इतने किलोमीटर चलाने के बाद भी सेम बैटरी यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि मोस्टली कस्टमर्स ना स्वैप कर लेते हैं बैटरी को। जैसा मैंने बताया, मैं गांव साइड में रहता हूं, तो अपने यहाँ पे स्वैपिंग की कोई फैसिलिटी अवेलेबल है नहीं। तो आप इसको एक अच्छी चीज़ माने या एक गलत चीज़ माने, तो सेम बैटरी है भैया अपने पास, तो जो मतलब बाइक के साथ आई थी, तो आज तक वही बैटरी हम यूज़ कर रहे हैं, तो सही चल रही है, कोई इशू नहीं है बैटरी को लेके। दूसरा एक छोटा सा नेगेटिव पॉइंट में एक और ऐड करना चाहूँगा। देखो आप ये फुटरेस्ट देख रहे हैं, ये वाले अब ये ना घिस गए हैं। देखो अब 30,000 किलोमीटर चली है तो ऑब्वियसली बात है घिसते हैं। इस पर ना स्लिप बड़ी जल्दी होता है पैर। अब हालांकि इसको नेगेटिव भी क्या बोल सकते हैं, देखो यूज़ करने से तो ऐसा होता है, बट इस पर ना रबड़ देनी चाहिए थी, जो कि अब वाले मॉडल्स में आ रही है। चलो ये चीज़ तो अच्छी करी है रिवोल्ट ने। ये देख रहे हैं, ये भी जंग पकड़ गया है। और भैया एक चीज़ जो कि रिवोल्ट ने सुधार तो नहीं किया है, मतलब लगता है रिवोल्ट खुद भी हार मान गई उस चीज़ को लेके। तो ये वाला मॉडल जब आया था ना, और इससे पहले जितने भी मॉडल्स आते थे उनमें यहाँ पे ना USB चार्जिंग सॉकेट आता था, जो कि सिर्फ कहने के लिए आता था, काम का नहीं था। मतलब ये अगर रिवोल्ट ने X नंबर ऑफ बाइक, मतलब मान के चले 100 बाइक्स अगर बेची हैं, एक एग्जांपल, तो ये 100 की 100 में ख़राब हुआ है। एक सिंगल बाइक ऐसी नहीं होगी जिसमें ये सही हो। अब शुरुआत में तो रिवोल्ट ने इसको चेंज करके देता था कस्टमर्स को, वो फिर से ख़राब होता था। तो अब ना रिवोल्ट ने बड़ा ही एक अजीब सा सॉल्यूशन क्या निकाला है कि ना बजेगा बांस ना रहेगी बांसुरी, मतलब ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, ऐसा कुछ कहावत है। सॉरी अगर मैंने गलत बोला है तो वही चीज़ है। मतलब रिवोल्ट ने ना ये देना ही बंद कर दिया है। अब उनको पता था हम इसको सॉल्व तो कर नहीं पाएंगे, तो मतलब यही हटा दिया है। ठीक है, वो भी ठीक है, कम से कम प्रॉब्लम दिखेगी तो नहीं आंखों के सामने। आप अपने को तो सिर्फ ये चाबी लटकाने के काम आता है, एक हैंगर की तरह, और तो कुछ काम आता नहीं है। तो भैया ये कुछ सीन है बाइक का। बाकी तो नेगेटिव पॉइंट मैंने बता दिया आपको। हाँ ये था कि जितने भी नेगेटिव पॉइंट मैंने आपको बताए ना, उनका भाई सॉल्यूशन मुझे मिल गया था कहीं ना कहीं, कैसे न कैसे। जैसे पुली एक बार वारंटी में चेंज करा ली, एक बार फ्रंट पुली जो अभी चेंज हुई है वो मैंने 750 रुपये की परचेज़ करके और सर्विस सेंटर पे चेंज करा ली। बेल्ट भाई बाहर से मिल जाती हैं, एक बेल्ट ईजिली 5-6 हज़ार किलोमीटर चल जाती है। अगर बारिश ना हो तो ज़्यादा भी चलेगी, 15-20 हज़ार किलोमीटर चल जाएगी, और बारिश में चलानी पड़ जाती है। और भाई बाइक दूसरी भी है, पर पता है क्या होता है, एक मन में ना लालच आ जाता है कि जब इलेक्ट्रिक बाइक है तो क्यों पेट्रोल फूके, और उस वजह से ना बेल्ट का नुकसान हम कर बैठते हैं। तो वैसे तो अभी फरीदाबाद में भी सर्विस सेंटर ओपन हो गया है, तो अब इतने कोई टेंशन रहने वाली है नहीं। बाकी हाँ, जब से मैंने ये मडगार्ड लगाया है तब से इशू थोड़ा सा तो कम हुआ है, बेल्ट का भी और रस्टिंग का भी, क्योंकि कीचड़ नहीं उछलता है उतना। एक भैया इसमें क्या हुआ था कि इसका जो साइड स्टैंड है ना, वो चलते चलते घिस गया था। अब ये रिवोल्ट की गलती मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा यूज़ होगी तो घिसेगा तो है ही। तो यहाँ से आप देख रहे हैं ये चीज़ मैंने वेल्डिंग से थोड़ा सा उठवाया इसको, ये घिस के अंदर चला गया था। तो ये स्टैंड जो यहाँ आ रहा है ये यहाँ आने लगा था, तो बाइक ज़्यादा झुकने लगी थी। तो ये मैंने थोड़ा सा वेल्डिंग वाले के पास ले जाके खुद से ही मैंने खोल के कर दिया था। और साथ ही मैंने इसमें ये भी एक चीज़ लगा दी, क्योंकि जब मैं इसको ऊपर बैठ के और लगाता था ना, तो ये होने की वजह से बड़ा मुश्किल होता था इसको ढूंढना। तो अब ये रहेगा तो ईजिली मूव हो सकता है। जैसे मैं बता रहा था सीट का इशू है, तो सीट मैंने कुछ 700-750 रुपये का खर्चा करके और मैंने ये इसको अच्छा सा करा लिया था। अब इसमें बैठने में कोई दिक्कत नहीं होती। मैं इसको 100 किलोमीटर 140 तक भी मैंने चलाया हुआ है नॉन स्टॉप, कोई इशू नहीं आता है मुझे अब इसमें। बाकी बाइक बहुत लाइट वेट है, चलाने में बहुत अच्छी फील होती है। एक चीज़ जो इम्प्रूव हो सकती थी, इतनी छोटी बाइक होने के बावजूद भी ना, इसका टर्निंग मतलब हैंडल बहुत ज़्यादा नहीं मुड़ता है, तो इतना मतलब
थोड़ा सा एक आध इंच और अगर मुड़ सकता ना तो जल्दी सी बाइक टर्न ले पाती। और पर्सनली मुझे ये फील होता है इस बाइक में ना ड्यूअल शॉकर्स जैसे नॉर्मल बाइक में आते हैं वो देने चाहिए थे, क्योंकि ना ये पूरी बाइक आप देखो तो ये फ्रेम्स पे है, मतलब इसकी चेसी है ना जो ये ऐसे पाइप से यहाँ से और यहाँ तक लाए हुए हैं। अब आपका शॉकर जब यहाँ ख़त्म हो रहा है उसके पीछे ही पूरा वेट आता है, तो पूरा लोड यहाँ पे शॉकर आती है। उसके बाद ये पाइप्स मुड़ने का डर रहता है, कई बार कई कस्टमर्स के क्रैक भी हुए हैं। मैं हाँ अगर आपको सीट भी ओपन करके दिखाता हूँ, तो ये मैंने बाइक की सीट ना अभी ओपन कर ली है, मैं रख देता हूँ इसको साइड में। ये देखो ये पूरे ना पाइप आते हैं यहाँ तक अभी, और खाली है, खोखले पाइप हैं, ऐसा भी कुछ नहीं। देखो उंगली इसमें इजीली चली जाती है, तो कितना ही लोड ले पाएंगे ये पाइप, ठीक है। तो अगर शॉकर्स जो साइड में ऐसे नॉर्मल रहते हैं ना दोनों साइड, तो वो अच्छा रहता है, मतलब उससे ज़्यादा मजबूती आती। पर ठीक है, उसको लेकर मैं कंप्लेंट इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि ऐसा कुछ इशू भाई अब तक आया नहीं है। और एक स्मूथ जो राइड मिलती है ना, वो एक मोनोशॉक में जो सेंटर वाले में मतलब सिंगल शॉकर में मिलती है, वो डबल वाले में नहीं मिलती है। वो बड़ा स्टिफ सस्पेंशन हो जाता है इसका, तो ठीक है, उसको लेके कंप्लेंट नहीं कर सकते। मेरी पर्सनल प्रायोरिटी ये थी कि अगर इसमें डबल शॉकर होते ना तो आराम से 2 बंदे बैठ के इजीली थोड़े ख़राब रोड पे भी चल सकते थे। तो भाई ये कुछ रिव्यू था आपकी रिवोल्ट RV400 का। काफ़ी सारे कमेंट हमें मिल रहे थे कि इसका कंप्लीट रिव्यू और 1 साल का यूज़र एक्सपीरियंस लेके आइए। तो मैं बोलूँगा इस बाइक से मैं काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ पर्सनली, क्योंकि मुझे कुछ ऐसा मेजर इशू नहीं आया है कि मेरी बाइक कुछ 2-3 दिन तक सर्विस सेंटर में खड़ी रही हो। हाँ, सर्विस सेंटर से मुझे याद आया 1 दिन के लिए मुझे छोड़नी पड़ी थी। वो क्यों? ये वाला जो बेल्ट एडजस्ट करने का ये नट होता ना यहाँ पे, ये मैंने चेंज कराया था क्योंकि पहले वाला नट ना टूट गया था, यहाँ से जंग आके और वो टूट गया था। तो ये हीट करके और फिर निकलवाना पड़ा था, तो ये सर्विस सेंटर में मुझे छोड़नी पड़ गई थी। वो लोग बाहर से जाके करवा के लाए थे।